सो हेलो मेरे क्लास 12 के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज मैंने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करा था कि मैं आप लोग के लिए एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको अगले 10 दिनों में कंप्लीट कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे क्लास 12 जेक बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, जिसमें आज जो होगा ये फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपका इम्पोर्टेंट टाइम बिल्कुल भी बर्बाद करने की मेरा कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, मैं आपको जितने भी वीडियो लेक्चर दूंगा उसमें कॉन्सेप्चुअल बातें होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना और पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर को फॉलो करते जाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है आपके क्लास 12 कंप्यूटर साइंस जेक बोर्ड के लिए। ठीक है जी, तो देखो ऊपर क्या है, सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 12 जेक बोर्ड। ठीक है, अब जेक बोर्ड में जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है 5 है। कितने? 5 यूनिट है। ठीक है जी, जिसमें से अगर हम पहला यूनिट की बात करें तो पहला यूनिट का नाम है C++ प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें टोटल चैप्टर आते हैं 1 से 8 तक। ठीक है जी, आप देख लो ध्यान से। दूसरा यूनिट जो है वो है डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है जी, 9 और 10 चैप्टर आते हैं इसमें। ठीक, थर्ड यूनिट जो इसमें है वो है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। इसमें 2 चैप्टर आते हैं और ये 8 मार्क्स कंटेन करता है। आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, 4 यूनिट जो है वो है बुलियन अलजेब्रा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूनिट भी अपने आप में है। ठीक है जी, यूनिट और चैप्टर दोनों का नाम सेम है, 8 मार्क्स कंटेन करता है, ध्यान रखना इस बात को। और लास्ट है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये भी 8 मार्क्स कंटेन करता है और इसमें एक ही चैप्टर आता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है जी, इस तरीके से आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन में जो फाइनल पेपर होगा उसमें आपको टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको दावा करता हूं कि आप 60+ मार्क्स लेकर के आ रहे होंगे अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, अगर मेरे द्वारा बताए गए सारे वीडियो लेक्चर को आप फॉलो करेंगे तो। ठीक जी, इतनी बात समझ में आ रही है? अब 60+ ही क्यों बोल रहा हूँ, आप 70 क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? ऐसा किसी के दिमाग में सवाल बन रहा है तो मैं बताता हूँ। देख बच्चे, जिसने पूरे 12 महीने स्टडी करा है और तुम 10 दिन स्टडी करोगे, क्या लगता है बीट कर दोगे? नहीं। ये जो 10 दिन का स्टडी होगा ये आपको सिर्फ बैटल में जीतने के लिए होगा। आप सोचोगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओ, उम्मीद कम रखना। लेकिन एक चीज़ उम्मीद रख सकते हो कि मेरे द्वारा बताए गए जितने वीडियो लेक्चर आएंगे ना, अगर आप उसे भी सही से फॉलो कर ले जाओगे ना तो आप 70 मार्क्स ले आ सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस वीडियो सीरीज को फॉलो करते जाना और जितनी बातें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो चलो आज के इसी लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जिसमें आज 20 MCQ करेंगे। याद रखना, MCQ हम लोग को सिर्फ नहीं करना है, हम लोग को उसके साथ साथ जो रिटन क्वेश्चन है उसे भी तैयारी करना है। तो देखो पहले मैं आपको MCQ बता देता हूँ। ठीक है, फिर इसी चैप्टर का मैं आपको रिटन फॉर्म में लेकर के आऊँगा जिसमें प्रोग्रामिंग कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से हेडर फाइल लिखे जाते हैं, किस तरीके से फंक्शन डाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें बताते चलूँगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में चलो चैप्टर 1 का कुछ MCQ कर लेते हैं। टोटल 20 MCQ आपको कराऊंगा। ठीक है जी, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि C++ इज अ, C++ क्या है ये आपसे पूछा है। देखो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला बोल रहा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको बताना है अगर आपने पढ़ा है तो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन यहाँ आप नहीं कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल ये यहाँ पे सही होगा, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी में है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं। मशीन लैंग्वेज, नो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना बहुत आसानी से कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, हर एक क्लैरिटी आपको दूंगा। ठीक है, बस अब वीडियो में विश्वास बना करके ना बस वीडियो सीरीज को फॉलो कर ले जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो। ठीक, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट इन C++। बच्चे देखो, आप जब भी C++ में प्रोग्रामिंग करो ना, C++ में जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इसमें जो जितने भी लाइन होंगे वो हर लाइन, एवरी लाइन
एवरी लाइन एंड विथ सी प्लस सेमीकोलन, ठीक है जी। सेमीकोलन एक सिंबल होता है, इसी से क्या होगा, ये एंड होगा। अब सेमीकोलन का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दे रहे हैं। तो सी प्लस प्लस में आप जितने भी प्रोग्रामिंग लिखोगे ना, हर एक लाइन इस सिंबल के साथ क्या होगा, एंड होगा। बच्चे ये अलग सिंबल नहीं है, ठीक है, ये वाला सिंबल की बात करी जा रही है, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, ये होता है सेमीकोलन, ठीक है। जिसको नहीं पता ध्यान से देखो। तो क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो कुछ नहीं, आपको सेमीकोलन टिक करना है, ठीक है, जो बातें मैंने आपको बताया उसे। अब इसी तरीके से आपको मैं थ्योरी भी समझाते चलो जाऊंगा और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक। तो इतनी बातें ध्यान रखना, आपको बिल्कुल विश्वास के साथ वीडियो देखनी है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ सी प्लस प्लस सोर्स फाइल, ठीक है जी। क्या पूछा आपको कि जो सी प्लस प्लस है इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, ये आपसे पूछा है, एक्सटेंशन नेम। तो देखो इसका होता है डॉट सी पी पी। अब इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, तो इसमें कुछ समझाऊंगा नहीं, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस। बच्चे देखो, जब भी हम सी प्लस प्लस के बात करते हैं तो इसमें एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड हेडर फाइल। क्या कहते हैं, हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या होता है भैया, तो देखो हेडर फाइल जो होता है ना, एक कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर की तरह मतलब जैसे कंटेनर होता है ना जिसमें आप किसी चीज़ को रखते हो, उसी तरीके से हेडर फाइल एक कंटेनर की तरह होता है, जिसका काम होता है फंक्शन के जो मीनिंग है, ठीक है, फंक्शन के जो मीनिंग है उसको रखना, ठीक है। फंक्शन के जो मीनिंग है उसको क्या करता है, रखता है, ठीक है भैया। अब भैया फंक्शन क्या है, तो देखो फंक्शन क्या है उसके पीछे बहुत ज़्यादा आपको नहीं भागने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना समझो कि कोई भी वर्ड जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ MAN और इसके बगल में एक सिंबल लगा देता हूँ छोटी ब्रैकेट। तो कोई भी वर्ड अगर लिखा हो और उसके बगल में अगर ये वाला सिंबल लगा हो तो समझ जाना कि ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, तो क्या समझ जाओगे कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक फंक्शन है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो ये सिंबल लगाए गए ना, इस सिंबल को बोलेंगे पैरेंथेसिस। क्या बोलेंगे, पैरेंथेसिस। कई बार पूछ लेता है कि सिंबल को क्या कहते हैं, तो याद रखना पैरेंथेसिस कहते हैं। छोटी ब्रैकेट मत लिख देना, दिक्कत हो जाएगा। खैर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहता है कि विच हेडर फाइल रिक्वायर्ड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है। तो कौन सा हेडर फाइल, तो देखो ये सब जितने भी दिए हुए हैं ना, ये सब क्या होते हैं, हेडर फाइल होते हैं। तो जब भी हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं ना, तो याद रखना एक हेडर फाइल होता है जिसका नाम है iostream.h। क्या नाम है, iostream.h। और इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे फंक्शन की तरह काम करता है वो इनपुट और आउटपुट का। एक होता है सी आउट, ठीक है, और एक होता है शीन। देखो सी आउट का काम होता है डिस्प्ले कराना, इसका पूरा मतलब होता है कंसोल आउटपुट, ठीक है। और इस सीन का मतलब होता है कंसोल इनपुट, इसका काम होता है जो भी डेटा है उसको इनपुट कराना। समझ में आई बात, तो इतनी सी बातें ध्यान रखना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, iostream.h, studio.h और std lib, ये सब जितने भी ये सब हेडर फाइल का नाम है, ठीक है। तो आपको अभी ध्यान नहीं देना है, जितना बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है भैया। समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा हेडर फाइल को पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे, देखो जितने भी हेडर फाइल होंगे ना वो डॉट एच के साथ क्या किया जाएगा, हमेशा लास्ट में डिनोट किया जाएगा। जैसे iostream में यहाँ लिखा हुआ था तो यहाँ लास्ट में लिख दिया जाएगा डॉट एच। तो सर इसमें डॉट एच नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये मॉडर्न कंपाइलर को फुलफिल कर रहा है, और कई बार ये जो होता है मॉडर्न कंपाइलर को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए ये अब नहीं लिखा जाता जनरली, डॉट एच इसमें नहीं लगाया जाता है iostream के केस में ज़्यादातर, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखना। वीडियो इसी तरीके से मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है, आराम आराम से समझा कर, ठीक। अब देखो क्या बोला है कि द सी आउट ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस यूज फॉर, ठीक है। जो सी आउट, एक चीज याद रखना, ये जो सी अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो सी आउट होते हैं एंड जो सीन होता है, ये जो होते हैं ना, और एक चीज और याद रखना, ये जो CERR जो होता है, ये सब कभी भी आपको बोले ना कि दीज आर ऑब्जेक्ट, तो यस ये सभी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। याद रखना एक चीज़, ये सब फंक्शन नहीं होते हैं। ये iostream.h के अंदर आते हैं, iostream.h के अंदर आते हैं, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा है कि सी आउट सीन शेयर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, फंक्शन है, नन ऑफ दीज। तो याद रखना ऑब्जेक्ट सही आंसर होगा, ठीक है। पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
चलो, तो यहाँ क्या बोला 5 नंबर क्वेश्चन देखो, सी आउट ऑब्जेक्ट इन C++ इज यूज फॉर। जो सी आउट है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ठीक है, तो टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। अरे यूजर के लिए तो सीन करते हैं ना भैया, अभी तो बताएं ऊपर में, देखो ऊपर में बताया ना ये सारा चीज़, ठीक है, ये अभी बताएं। चलो, यहाँ पे क्या बोला, आउटपुटिंग डेटा टू द कंसोल, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका काम ही क्या होता है, डेटा को आउटपुट करना। डिक्लेयर वेरिएबल, नहीं, ये गलत हो जाएगा। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बच्चे? आप मुझे रोज 20 मिनट दे दिया करो, मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझा दूंगा इसी तरीके से। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर स्कोप रेजुलेशन इन C++। बच्चा जब भी स्कोप रेजुलेशन की बात करें ना, तो याद रखना जो प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ना, मतलब हम लोग जो बोलते हैं इस तरीके से, जो सिंबल समानुपाती जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक, तो इस तरीके से जो सिंबल होता है इसे कहते हैं स्कोप रेजुलेशन। याद रखना, ये वाला सिंबल जहाँ भी आपको देखने को मिले समझ जाना ये क्या है, स्कोप रेजुलेशन का सिंबल है। ठीक, तो देखो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शन में, उसे टिक कर दो। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ध्यान रखना इस बात को, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान में आपको रखना है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे बात करेंगे। कहता है कि व्हाट डज द रिटर्न स्टेटमेंट डू इन अ फंक्शन। समझ में आई बात कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है फंक्शन में, ये आपको बताना है। ठीक, समझ में आई बात? तो देखो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है, पहली बात अगर मैं आपको समझाऊं तो एक चीज़ याद रखना कि जो स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ये इसका काम नहीं होता है। अगर यही स्टॉप कर देगा तो बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टॉप करने के लिए। ट्रांसफ़र कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, हाँ, तो जो कॉलिंग फंक्शन होता है उसे क्या करता है, ये ट्रांसफ़र को कंट्रोल करने का काम करता है। समझ में आई बात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ द लूप, नहीं, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। तो इतनी सी बातें आपको समझ में आ रही हैं, बिल्कुल सर आ रही हैं। चलो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फंक्शन इन C++ कैन हैव, ठीक है, जो फंक्शन होता है C++ में उसके पास हो सकता है, क्या हो सकता है, वन रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, वन रिटर्न स्टेटमेंट, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट। देखो वन रिटर्न स्टेटमेंट से ज़्यादा हो सकता है, तो पहली बात तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट बिल्कुल ये होगा। नो रिटर्न, अरे कैसे, ये तो नो तो होगा ही नहीं। ऑल ऑफ दिस, गलत। ऑल ऑफ द अबव, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो सही आंसर, सॉरी सॉरी, ये 8 नंबर क्वेश्चन में करा रहा हूँ ना, ओ, तो एक याद रखना 8 नंबर क्वेश्चन बोला है ना, फंक्शन बोला है, सॉरी फंक्शन बोल रहा है। ठीक है, तो फंक्शन के पास क्या क्या हो सकता है, वन रिटर्न टाइप हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब सभी के सभी होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है जी, मुझे लगा 7 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसमैच। चलो भैया, तो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन C++। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखो यार, पहली बात कि जब भी हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसके लिए कीवर्ड लिखे जाएंगे, और इसके लिए जो कीवर्ड लिखे जाते हैं वो लिखा जाता है कॉन्स्ट। क्या लिखा जाता है, कॉन्स्ट। ठीक, तो देखो पहली बात कि यहाँ कीवर्ड की तरह अगर हम ट्रीट करें तो ये हमारे पास कांस्टेंट पूरा लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी देखो कांस्टेंट पूरा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ डिफाइन, यहाँ कांस्टेंट लिखा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो भैया सही आंसर क्या होगा, सही आंसर तो जो बच गया वही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है जी, ए नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेन फंक्शन। ये फंक्शन होता है, बताया ना कि कोई भी वर्ड अगर लिख दें और उसके बगल में अगर हम पैरेंथेसिस का सिंबल लगा दें तो क्या होता है, फंक्शन हो जाता है इन C++ प्रोग्राम। ठीक, तो देखो ये जो मेन फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन आप जहाँ से लगाते हो वहीं से क्या हो जाता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ क्या बोला, टू एग्जीक्यूट कोड फर्स्ट व्हेन द प्रोग्राम रन्स, बिल्कुल। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, टू डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल, नहीं। टू इंक्लूड लाइब्रेरीज, नहीं, लाइब्रेरीज भी इसमें नहीं हो जाएगी। टू डिक्लेयर क्लासेस, बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होती है ना तो कमेंट कर दिया करना बच्चा, ठीक है, मैं बाकी आपके साथ हूँ, रिप्लाई दूंगा।
11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन C++ हाउ इज अ सिंगल लाइन कमेंट रिटेन। कह रहा है कि C++ के अंदर हम सिंगल लाइन कमेंट को कैसे लिखते हैं। तो याद रखना, जब भी हम सिंगल लाइन कमेंट की बात करें, शॉर्ट में SLC, तो ये हमेशा इसके लिए ये वाला सिंबल को दिखाया जाएगा सिंगल लाइन कमेंट के लिए। जब भी आपको मल्टीपल लाइन कमेंट के बारे में बात करें तो याद रखना ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, स्लाइस डॉट 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 स्लाइस, इस तरीके से मल्टीपल साइन के साथ। समझ में आई बात। तो ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए और ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो आपसे क्या पूछा है, देखो सिंगल लाइन कमेंट क्या पूछा है, सिंगल लाइन कमेंट पूछा है। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा सही आंसर, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर, बी हो जाएगा। इतना बात को ध्यान रखोगे आप, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है भैया। तो कह रहा है कि जो क्लास है, क्लासेस एंड, क्लास क्या होता है, ठीक है, ये बताऊंगा आगे, और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये सारा चीज बताऊंगा, एक चैप्टर ही है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग के किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट, ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन क्या दिया है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। बच्चे ये क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप फिलहाल इस लेक्चर को कर लो। मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन याद रखना जितना आपका एग्जाम के परस्पेक्टिव से चीज़ें पढ़नी है सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक। तो ये ऑप्शन में क्या है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिल्कुल हम लोग C++ की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि C++ को ही क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है OOP, याद रखना। तो ज़्यादातर आंसर में क्या हो जाएंगे, OOP, जब भी इस तरह के बात पूछे आपसे। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पैसेंस के साथ देख लेना। अगर ज़्यादा हड़बड़ी है तो 2x में देख लेना, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हड़बड़ी से सीखी हुई चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है जी। चलो 30 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन C++। नोट बोला है, ध्यान रखना क्या बोला है, नोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन C++। तो भैया देखो, जब भी हम बात करते हैं वैलिड वेरिएबल की, तो वो तो समझ में आता है क्या होता है। देखो यार मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। इनवैलिड पूछा है ना, इनवैलिड, तो याद रखना इनवैलिड में कभी भी ये सब जो मतलब वैलिड की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, वैलिड की जब भी हम बात करें तो वैलिड में इस तरीके से कभी नहीं लिखा जाएगा इंट और पहले कोई डिजिट और फिर बाद में कुछ, तो इस तरीके से पहले कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी इंट के बाद कोई वेरिएबल फिर नंबर या कोई सिंबल वगैरह लगाए जा सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम, वेरिएबल का वैलिड नेम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ए नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल का नाम बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, याद रखे हुए इस बात को, ठीक है जी। समझ में आई बात, बिल्कुल सर समझ में आ गई आपकी बातें, ठीक, समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास इज कॉल्ड। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी क्लास से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है भैया। आपसे क्या पूछा है कि अगर आप किसी क्लास से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो भैया क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इनिशियलाइजेशन। क्या कहा जाएगा, इनिशियलाइजेशन कहा जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आती है, इनिशियलाइजेशन कहा जाएगा, ठीक। सॉरी इनिशियलाइजेशन नहीं, देखो इसको इंस्टांस भी कहा जाता है कई बार, इंस्टांस, ठीक है। समझ में आई बात। तो इंस्टांस भी कहा, इसी को यहाँ पे लिखा गया है इंस्टेनिशंस, मैंने इंस्टिलाइजेशन बोल दिया, इंस्टिलाइजेशन नहीं होगा बच्चा, ध्यान रखना इस बात को, थोड़ी सी जुबान फिसल जाती है मेरी। खैर ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका छोटा नाम क्रिएट करो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ओरिएंटेड, क्या लिख दिया, ओरिएंटेड, ठीक है। और इस ओरिएंटेड वाले पूरे नाम से
अगर आप इसका एक छोटा नाम बना देते हो, आप क्या नाम बना देते हो, छोटा नाम, जैसे इसका छोटा नाम हम रख देते हैं ओ आर, तो ये जो ओ आर है ना, ये ओ आर इस ओरिएंटेड के लिए ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये जो ओरिएंटेड है ये कहलाएगा क्लास। क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई। एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, आपका नाम, मान लो आपका नाम है राजेंद्र, क्या नाम है, राजेंद्र, लेकिन आपको प्यार से लोग क्या बुलाते हैं, राजू। राजू वैसे मेरा भी नाम है। तो देखो यहाँ पे राजेंद्र जो है क्या हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, और ये जो राजू है ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक। तो जब भी हम किसी बड़े नाम को एक छोटे नाम में कन्वर्ट करते हैं तो छोटा नाम क्या हो जाता है, छोटा नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा नाम इंस्टांस। क्या हो जाता है, इंस्टांस, इंस्टांस, या इसी को क्या कहते हैं, इंस्टैनिएशन। ठीक है, इंस्टैनिएशंस। ठीक है, तो ये बात याद रखोगे, बाकी ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। अच्छा देखो, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। जब इनिशियलाइजेशन मैंने बोल दिया तो अब इसको भी समझा देता हूँ। देखो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है ना स्टार्टिंग वैल्यू। क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, जब मैं आपको लूपिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू एक लेना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि स्टार्टिंग वैल्यू ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको इनिशियलाइजेशन बोला जाएगा। ठीक है भैया, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है समझते हो, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को जब भी आप एक जगह क्या कर रहे हो, रैप कर रहे हो, बांध रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, डेटा इनकैप्सुलेशन बोला जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट में बताना, बाकी इसको भी मैं पढ़ाऊंगा आगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक, चलो 15 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। अब यहाँ कुछ कोड्स दिए गए हैं, आपसे पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो भैया देखो यहाँ पे एक सिंबल यूज हुआ है, अगर आप देखें ध्यान से तो इंट, इंट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ इंट क्या होता है। यहाँ पे इंट लिखा हुआ है ना, तो इंट का मतलब क्या है ये बातें बताता हूँ। मैं आपको बोला ना कि हर एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताऊँगा, तो सारे चीज़ तोड़ तोड़ के बताऊँगा आपको, बस क्या करना है, वीडियो में पैसेंस बना के रखना है। ठीक, तो भैया सुनो, इंट की जब भी हम बात करते हैं तो इंट जो होता है ना, ये इंट इंटीजर का छोटा नाम है। क्या है, जो इंटीजर है इसका छोटा नाम है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, देखो एक टॉपिक आता है टोकन, ठीक है, उसके अंदर, उसके अंदर एक और पार्ट आता है जिसे कहते हैं लिटरल। क्या कहते हैं, लिटरल्स, या इसी को कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। समझ आई बात। तो इसका एक पार्ट होता है क्या, इंटीजर। अब ये जो इंटीजर है इसका काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर ये हमेशा डेसिमल नंबर को दिखाएगा। ठीक है, किसको दिखाएगा, डेसिमल नंबर को दिखाएगा। अब सुनो एक चीज, डेसिमल नंबर की जब भी हम बात करें, याद रखना एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जब भी मैं अगर डेसिमल नंबर की बात करूं तो डेसिमल नंबर का मतलब होता है गोटा नंबर, खड़ा। ठीक है, क्या होता है, गोटा नंबर। अब भैया क्या क्या बोल रहे हो, गोटा नंबर, सुनो, सुनो ध्यान से जो मैं बातें बताऊंगा अभी। देखो गोटा नंबर का मतलब होता है ना, जैसे 1 2 3, मतलब विदाउट पॉइंट वाले नंबर। ये हमेशा इंटीजर जो है हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, एक गोटा नंबर को दिखाने के लिए। ठीक है, इसमें कभी भी पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3 एक साथ, मतलब ये क्या हो गया, 123। तो जितने भी यहाँ पे जो लिखे जाएंगे ना, जैसे 1 2 3 जितने भी अक्षर होंगे, हर एक अक्षर यहाँ पे 2 बाइट क्या करेगा, फाइल भरेगा। मतलब इसका साइज होता है 2 बाइट, हर एक लेटर के लिए 2 बाइट। ठीक, तो इतनी बातें ध्यान रखोगे। अब आपसे क्या पूछा है वो बातें मैं आपसे बताता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट जान लो, एक और कॉन्सेप्ट जान लो। ठीक है, इसमें भी एक और कॉन्सेप्ट जान लो। देखो इसी तरीके से आपको सारा चीज़ समझा दिया जाएगा। आप कुछ कुछ चीज़ें लिखते रहना मेरे साथ। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें क्या करोगे, लिखते रहोगे। चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में एक चीज़ और बताता हूँ। देखो बच्चे एक चीज़ है ना, मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, यहाँ ऑपरेटर की बात करी जा रही है, तो ऑपरेटर की बात करी नहीं जा रही है बल्कि यूज हो रहा है। तो ऑपरेटर बेसिकली यहाँ दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बस अभी आप इतना समझो। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखो, अरे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल में लगा है, इंक्रीमेंट का मतलब हो गया प्लस प्लस, ठीक, और डिक्रीमेंट का मतलब हो गया माइनस माइनस। अब ये अगर मैं इसकी बात करूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री। समझ में आया बात? तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें या डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो ये हमेशा पोस्ट या फिर प्री में काम करेगा। सिर्फ प्री का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब क्या है? देखो, प्री का मतलब है कि ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं किसी वेरिएबल के पहले लगेंगे। जैसे एक वेरिएबल यहाँ मान लेते हैं ए, ठीक, तो इस वेरिएबल के पहले लगेंगे दोनों में से कोई। जैसे मैं यहाँ लगा दूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये तुम्हारे पास बन गया प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ तो ये बन गया प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और ये बन गया प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इसका काम क्या है वो भी बताऊंगा। अब देखो, उसी तरीके से पोस्ट का मतलब है कि ये जो सिंबल लगे हैं ये वेरिएबल के पीछे हो जाएंगे। ठीक, इतना याद रखना। प्री में क्या होता है कि वेरिएबल जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का वो पहले लग जाएगा वेरिएबल के। समझ रहे हो? प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े हो ना जी? हाँ, बस वैसा ही समझो, बिल्कुल। अब देखो जी, प्लस प्लस जो सिंबल है इसका मतलब है कि जिस वेरिएबल में लगा है उसमें ये एक प्लस करेगा, वन नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जिस वेरिएबल में माइनस माइनस है उसका मतलब है कि उसमें एक घटा देगा। क्या करेगा? एक घटा देगा, याद रखना। अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल लो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ ए इज इक्वल टू 5, कितना लिया 5, और अगर यहाँ माइनस माइनस ए है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू दिया गया है उसमें एक घटा दो, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये चीज़ें हैं। अगर यहीं पे प्लस हो जाता तो यहाँ देखो ए का वैल्यू कितना दिया 5 और यहाँ क्या लगा है वेरिएबल के पहले प्लस प्लस, तो वेरिएबल का वैल्यू कितना दिया है 5, लेकिन उसके आगे क्या लग गया प्लस प्लस। इसका मतलब है कि जो दिया गया है उसमें एक प्लस करके लिख दो। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 6। सर आगे भी अगर प्लस प्लस ए रहता तो अब ये वाला वेरिएबल पे काम होगा। तो यहाँ कितना है 6, ये इस वाले वेरिएबल का वैल्यू बन गया। तो अब देखो 6 में एक प्लस कर दो क्योंकि यहाँ क्या लगा डबल डबल प्लस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 7। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी होता है। ठीक है जी, लेकिन भैया इतना बात समझने के बाद भी अभी भी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं इसका रीजन बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इसको इरेज कर रहा हूँ, कुछ बातें लिखते चलना है। ठीक है, कुछ बातें लिखते चलोगे। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जिस वीडियो में दिया था उसमें बताया था कि आप चीज़ें मेरे साथ लिखते रहोगे साथ साथ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से है, ध्यान रखना एक बात को। ठीक है भैया, तो इतनी बात आपको समझ में आती है? हाँ बिल्कुल आती है। अब देखो जी, पोस्ट अगर हम बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो ये वेरिएबल के बाद में लगता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे मान लो देखो ए बराबर यहाँ मान लेते हैं हम 7 दिया गया है और यहाँ ए प्लस प्लस है इक्वल टू ए प्लस प्लस है इक्वल टू ए माइनस माइनस है इक्वल टू। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे बोल रहा होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं। अरे नहीं, ऐसे कैसे लिख सकते हो जी तुम? या बोलेगा हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे नहीं लिख सकते हो। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना बता रहा हूँ ना उतना ध्यान से देखा करो। तो ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, इस तरीके से कहीं मिले तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो, इधर देखो हमारे पास क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है 7 और क्या करना है, जो हमारे पास ऑपरेटर लगे हैं ये कैसा लगे हैं, पोस्ट मतलब वेरिएबल के बाद। तो देखो एक चीज याद रखना, पहले वाले टर्म में जो वैल्यू दिया है ना उसी को उतार दो। ठीक, इसका मतलब है कि प्लस प्लस है मतलब एक वैल्यू जुड़ेगा लेकिन बाद वाले वेरिएबल में जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ए प्लस प्लस इज इक्वल टू क्या 7, यहाँ प्लस प्लस। ठीक है, ध्यान से सुनो, ए बराबर कितना दिया था 7, तो जितना दिया था उतना उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस वैसे ही उतार दो, चाहे वो माइनस का केस हो या प्लस का, वैसा ही उतार दो। उतार दिए? ठीक है जी। अब देखो ए के साथ क्या है प्लस प्लस और यहाँ कितना है 7, तो इस 7 में एक जोड़ दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। ठीक है भैया, समझ में आती बात? अब देखो ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला जो दिया हुआ प्लस प्लस इस वाले वेरिएबल के लिए, और इसे ए का वैल्यू कितना है 8। अब ये बोल रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू इसी में नहीं जुड़ेगा बल्कि आगे वाला में जुड़ेगा। तो देखो यहाँ 8 है
तो आगे वाला हम जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ कितना है माइनस माइनस, ये आगे वाला हम जाके घट जाएगा कितना 1, लेकिन आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो लास्ट में जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देख रहे हो मैंने बोला था ना कि हर एक क्वेश्चन के लॉजिक समझाऊंगा, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक, तो इतनी बातें ध्यान में रखना। ठीक है भैया, बातें समझ में आती हैं। अब देखो जी, तुम्हारे पास क्या दिया है, इंटीजर एक वैल्यू लिया है। ठीक है, इंट, इसमें एक वेरिएबल मान लिया है x इज इक्वल टू 5। क्या मान लिया 5। सी आउट का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका क्या मतलब होता है, डिस्प्ले करना। और यहाँ पे एक टैग यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए, वो ये वाला सिंबल होता है। इसको याद रखना, कई बार पूछ लेता है एग्जाम्पल में कि बताइए कि जब भी हमें डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए किस तरह के टैग यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, इसको कहते हैं शिफ्ट राइट। जिधर मुंह खुला है ना, शिफ्ट लिख के उस साइड का नाम लिख दो, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। ठीक, ठीक है जी। और यहाँ क्या बोला है, देखो इंट में एक वैल्यू दिया है 5। ठीक है, सी आउट करना है हमें x प्लस प्लस, यहाँ वेरिएबल क्या है, तो यहाँ वेरिएबल है x। अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे देखो कोई वैल्यू दिया है, जैसे कोई भी वैल्यू दिया है, जैसे x बराबर यहाँ 5 दिया है और आगे क्या है x प्लस प्लस, तो जो दिया है उसी को उतार दो तो कितना हो जाएगा 5। अब इसका मतलब ये जो प्लस प्लस है इसका मतलब है एक जुड़ेगा, लेकिन कहाँ, नेक्स्ट वेरिएबल में, लेकिन आगे कोई वेरिएबल ही नहीं है तो कहाँ जुड़ेगा, कहीं नहीं जुड़ेगा। जब नहीं जुड़ेगा तो जो आया वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो सिंपल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लेक्चर फिर से देख लेना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन सी प्लस प्लस विच ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। ठीक है, डायनेमिकली कह रहा है सी प्लस प्लस के अंदर किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है भाई। तो भैया देखो यहाँ जो ऑपरेटर है वो उसका नाम दिया गया है, तो कौन सा ऑपरेटर है जिसका यूज हम लोग करते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। एलोकेट का मतलब समझते हो, एलोकेशन, एलोकेशन मतलब लोकेशन। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आती हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। जो न्यू ऑपरेटर होता है ना हमारे पास, उसी का यूज किया जाता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। इतनी बात याद रखो। अब आगे क्या है, ये मेलोक क्या है, फ्री क्या है, एलोकेट क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये सारा चीज़ नया टर्म है तो इस पर ध्यान मत दो। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं आपको बताऊंगा चीज़ें। और देखो मैंने पीछे जो बताया ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाना, हर हाल में इसको रट जाना है। ठीक है, चलो जी 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन प्रोटोटाइप इन सी प्लस प्लस। समझ रहे हो, जो फंक्शन प्रोटोटाइप है इसका एक करेक्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बता लोगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, और अगर बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पहली बात देखो वाइड लिखा गया है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। वाइड का मतलब क्या होता है, खाली। आप बात करो, अगर आपकी मैथ है तो आपने 11 में पढ़ा होगा वाइड सेट, वाइड सेट के बारे में, या इसी को क्या कहते थे, नल सेट। जिस एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ही ना हो, है ना। तो वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली। तो पहली बात कि वॉइड फंक्शन इस तरीके से कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, फंक्शन इस तरीके से भी कभी नहीं लिखा जाता, और नन ऑफ द एबव तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी दो गलत हो चुके हैं। ठीक, तो अब बच क्या गया, जो बच गया वही आंसर है। देखो कुछ क्वेश्चन में ना एलिमिनेट करना सीखना है। एलिमिनेट करो, एलिमिनेट कैसे किया जाता है ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आई बात, एलिमिनेट कैसे किया जाता है ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है भैया, तो सही आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। समझ रहे हो, कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब समझते हो, वाइड। जब भी रिटर्न टाइप देखने को मिले वर्ड तो इसका मतलब क्या समझना है, वाइड। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है ये क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट होता है ये क्या होता है ये आपको बताना है। तो जनरली जो डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, इंट होता है।
ठीक है, रिटर्न टाइप की बात कर रहा है तो रिटर्न टाइप का मतलब वॉइड होता है। तो जो रिटर्न टाइप होता है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर में होता है वो क्या होता है, इंट होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है भाई। चलो जी, आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ कोड्स दिए गए हैं जिसका आपको क्या पूछा है, एक आउटपुट पूछा है कि इसका आउटपुट मतलब डिस्प्ले क्या हो रहा होगा, ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो देखो हमारे पास इंट, इंट का मतलब क्या बताएं, इंट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो इंटीजर वैल्यू को दिखाता है। इंटीजर मतलब गोटा वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं आएंगे। अच्छा याद रखो, कहीं कहीं फ्लॉट आएंगे। ठीक है, तो फ्लॉट में आप इंटीजर मतलब पॉइंट वाला नंबर और बिना पॉइंट वाला नंबर दोनों चीज़ें क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, तो फ्लॉट में ये बातें आती हैं। खैर हम यहाँ इंट की बात कर रहे हैं। इंट बराबर देखो दो वैल्यू दिए गए, क्या क्या दिए गए, ए बराबर दिया गया 10, बी बराबर दिया गया है 20। ठीक है, बी बराबर क्या दिया है 20। ठीक है जी, क्या बोला है कि सी आउट, सी आउट टैग है यहाँ पे, ए बड़ा बड़ा है बी से, और यहाँ पे क्या है ए कॉलन बी, और इस तरीके से दिया गया है। अब आपको बोला है कि इसका सही आंसर या आउटपुट क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है आपके पास कंडीशन दिखाता है। क्या दिखाता है, कंडीशन। ठीक, और ये जो है आपके पास दिखाता है ट्रू वैल्यू, ट्रू आंसर को। ठीक है, और ये दिखाता है गलत आंसर को, रॉन्ग आंसर को दिखाता है, रॉन्ग आंसर को दिखाता है। इतनी बात ध्यान रखना। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझो। ठीक, यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, फिर बातें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अब बच्चा देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इस चीज़ को। देखो जी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 30, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, क्या होने लग गया ये तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ इसको। ओके, और हाँ ये ले लेता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 30+3, इसको मैं रख रहा हूँ ब्रैकेट में, और मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा है किससे, 40 से, और यहाँ पे इस तरीके का सिंबल लगा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है ए कॉलन बी, और यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। तो याद रखना, इतना जो पार्ट होता है ये क्वेश्चन मार्क्स है ना, उससे पहले वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, कंडीशन। क्या होता है, कंडीशन। क्या होता है, कंडीशन। तो जब भी कंडीशन सही हो जाए तो आंसर में लिखेंगे ए, कंडीशन सही हो जाए तो आंसर क्या लिखेंगे, ए, और अगर यही कंडीशन गलत हो जाए तो क्या लिखेंगे, बी। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक भैया, अब याद रखना इस चीज को। चलो जी, अब यहाँ देखो कंडीशन, अगर मैं देखूं तो ये क्या बता रहा है, 33 बड़ा है 40 से। अरे भैया 33 40 से कैसे बड़ा हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब भी स्टेटमेंट गलत होगा तो क्वेश्चन मार्क्स के जस्ट पहले वाला आंसर लिखा जाएगा, चाहे वहाँ कुछ भी हो। और आंसर जब भी गलत होगा तो ये जो कॉलन है इसके जस्ट बाद वाला आंसर लिखा जाएगा। और अगर आंसर सही हो जाए, कंडीशन सही हो जाए, तो कॉलन जो दिया हुआ उसके पहले वाला जो भी चीज़ लिखा हो वो क्या हो जाएगा, आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया बात, बिल्कुल सर। अब जो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखो कंडीशन में क्या दिया है तुम्हारे पास, जो ए और बी, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का दिया है 10 और ग्रेटर देन बी, बी कितना है 20, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क, और क्या है ए कॉलन बी, इस तरीके से। अब भैया देखो ये क्या है, कंडीशन। अगर कंडीशन गलत हो जाए तो आंसर कौन सा होगा, कॉलन के बाद वाला। और अगर आंसर सही हो जाए तो कॉलन के पहले वाला आंसर हो जाएगा, चाहे कॉलन के पहले कुछ भी लिखा हो, कॉलन के बाद कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो देखो जी 10 जो है कैसे बड़ा हो सकता है 20 से, मतलब ये तो स्टेटमेंट गलत है। जब स्टेटमेंट गलत है तो सही आंसर क्या होना चाहिए, अरे सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, बी, और बी का वैल्यू कितना है देखो 20, यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा 20। इतनी बात समझ में आती है, अरे इतनी बातें समझ में आती हैं, बिल्कुल सर आती हैं। ठीक है भैया, जब इतनी बातें समझ में आई तो चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। कहता है कि 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++। तो भैया देखो C++ के फीचर जब मैं आपको बताऊंगा ना,
कुछ टॉपिक में लेकर के आऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात को। तो जो सी प्लस प्लस के फीचर्स हैं, उसमें देखो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एक क्या होता है, फीचर है। पॉलीमॉर्फिज्म ये भी फीचर है। मल्टी थ्रेडिंग ये भी क्या होता है, ये क्या होता है, फीचर होते हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, देखो जब भी एक क्लास से दूसरे क्लास में आप डेटा को ट्रांसफर करा रहे हो तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इनहेरिटेंस। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीफॉर्मिज्म, जैसे मान लो एक कोई मैसेज है और उसी मैसेज को अगर आप डिफरेंट तरीके से अलग अलग फॉर्म में दिखाने की प्रयास कर रहे हो और अगर वो आसानी से हो जा रहा है तो इस पूरे फैसिलिटी को क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टीपल थ्रेडिंग इसमें करा जा सकता है, ये भी एक क्या फीचर है। तो भैया फीचर क्या नहीं है, तो गार्बेज कलेक्शन जो है ना ये सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है। तो यहाँ बोला है नोट, याद रखना है ये नोट पे ज़्यादा ध्यान देना, बड़े बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर, डी हो जाएगा, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है। तो देखो आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। ठीक है। अब देखो इसी तरीके से ना हर एक लेक्चर को मैं सुबह शाम करके आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, माइंड फ्री होकर के वीडियो देखना, विश्वास के साथ देखना। यार क्लास 12th में आपके जो कंप्यूटर साइंस में जितने भी मार्क्स है ना वो नहीं कटने वाले हैं मेरी वजह से, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आ गया हूँ। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर आप इतने दिन से कहाँ थे, लास्ट लास्ट में आए हैं। तो मैं देख रहा था कि लोग यूट्यूब पे क्या करा रहे हैं। भैया देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करना, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, कुछ चैनल ऐसे भी हैं ना यूट्यूब पे जिसे अगर आप देख करके जा करके देखोगे तो वो पिछले 3 साल से एक ही पीडीएफ को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। एक ही क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। 2024 लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी इंक्लूड नहीं करा उन्होंने। और पता है वैसे लोगों के वीडियो में व्यू जा रहे हैं 7 के, 8 के। मेरे वीडियो में व्यू कितने आ रहे हैं, 2 3 ओनली। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं बना रहा हूँ। आज नहीं चलेगी कल चलेगी, कल नहीं चलेगी 1 साल बाद चलेगी, लेकिन चलेगी, मुझे विश्वास है। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया अवेयर रहो ना इन सारी चीज़ों से, अवेयर रहा करो। ठीक है। अवेयर रहा करो। देखो एक वीडियो अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कंप्यूटर साइंस का, आप सर्च करोगे तो फर्स्ट में आएगा, जो चैनल होगा उसका नाम मेंशन करना मेरे कमेंट में, और उसका जा करके पीडीएफ देखना जरा सा कि किस पीडीएफ से पढ़ा रहा है। ठीक है। आप जाकर के पीडीएफ देखोगे ना पता चलेगा दूसरा कोचिंग का है, यूट्यूब का चैनल का नाम अलग है, दूसरा कोचिंग का पीडीएफ उठा लिया है और वो किसका मुझे पता है। ठीक है। और आप देखोगे कि 2023 का पेपर सॉल्व करा रहा है आपको, समझ रहे हो, 2022-23 का पेपर सॉल्व करा रहा है। अरे 2024 में जो चीज़ें आया उसको इंक्लूड करो ना, तब ना बच्चे को कवर होगा, करा ही नहीं रहे। और वैसे लोगों का वीडियो जाकर के आप देख रहे हो, क्यों, क्योंकि वो बोलता बड़ी फास्ट है। क्यों, क्योंकि उसके वीडियो में व्यूज आए हैं। क्यों, क्योंकि आपको मजा आ रहा है। अरे भैया मजे के लिए नहीं, जो चीज़ें सही है उसके लिए पढ़ो। ठीक है। और मैं बताता हूँ मेरे वीडियो में 2-3 व्यू आते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है सेंड करो, और वीडियो अगर समझ में आती है, लेक्चर अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो वीडियो देखा करूँ। ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है। तो इतनी बातें करते हुए, दूसरों की आलोचना ना करते हुए, मैं आज के इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना, और अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए जोश में। तैयार रहना, कल सुबह 7 बजे मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। कल सुबह मैं आपको 7 बजे वीडियो देने की, 7 बजे नहीं दे सकता भाई, तो मैं आपको 11 बजे तक वीडियो दे दूंगा। अगर मैं सुबह 7 बजे वीडियो नहीं दे पाया तो 11 AM में वीडियो दे दूंगा, और मैं आपको 7 बजे रोज़ शाम में वीडियो दे दूंगा। ठीक है। तो आपका सही समय पे वीडियो आ जाया करेगा हर दिन, और मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और झारखंड बोर्ड में जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं वो हर चीज़ें कवर करी जाएगी। ठीक। कुछ चीज़ें चेंजेज हुई हैं। ठीक है। प्रोग्राम लिखते समय तो बताऊंगा प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेज हैं, जैसे बहुत सारे मॉडर्न कंपाइलर जो होते हैं बहुत सारे पुराने हेडर फाइल वगैरह को शो नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन सारी चीज़ में क्या क्या बदलाव आए हैं उसको भी लेकर के मैं सारी चीज़ें बताते रहूँगा। ठीक है। याद रखना रट्टा रटाया हुआ चीज़ें मेरे पास नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना हो ना तो इसी वीडियो लेक्चर में कुछ चीज़ें मैं फंस रहा था। ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, फंस इसलिए रहा था क्योंकि मेरी जीभ थोड़ी सी फंस जाती हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगी आपके लिए कंटेंट तैयार करने में। इतना दिन से कंटेंट बना रहा था, अब लास्ट लास्ट में तहलका मचाने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ, तो फर्ज बनता है आप लोग को कि चैनल को बूस्ट कराना है। ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
मिलते हैं नई वीडियो में। ध्यान रखना बच्चे, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है। बाय।